हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। बच्चों, अभी तक की मैंने आपकी स्क्रीन वीडियो बनाई थी जिसमें आपको रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग के बारे में बताया था। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में होपफुली कि आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है एंड ब्रीदिंग क्या होती है, राइट। ब्रीदिंग को आप रेस्पिरेशन नहीं समझेंगे और रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग नहीं समझेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या ब्रेक डाउन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, उन न्यूट्रिएंट्स का जो हमने न्यूट्रिशन में क्या किया था, फूड को खाया था और डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया गया था। और जब एसिमिलेट हुआ था हमारे ब्लड में, एसिमिलेशन हुआ था, ब्लड में मिक्स हुआ था, तब हमको जब ब्लड में मिक्स हो जाता है तब हमको एनर्जी नहीं मिलती है। सिर्फ ब्लड के मिक्स होने में एनर्जी नहीं मिलती है जब तक कि आप उसको तोड़ेंगे नहीं। जैसे मम्मा ने खाना बना दिया, अगर रोटी आपके सामने आ गई तो उसको देख के पेट नहीं भरेगा आपका, या उसको देख कर ही एनर्जी नहीं मिलेगी जब तक कि आप उसका ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, यानी तोड़ करके आप खाएंगे नहीं। तब तक स्वाद का कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको। इसी तरह जो हमारे न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा जो एब्जॉर्ब की गई हैं, ब्लड में एसिमुलेट की गई हैं, उनकी एनर्जी हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक उन न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है। ब्रेकडाउन नहीं होगा, और ब्रेकडाउन कैसे होगा? रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन की डिफिनीशन ही यही है कि ब्रेकडाउन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे हमारा जो मेनली वर्ड है वो ग्लूकोज को लिया गया है, ठीक है, कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये हमारा जो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है। और ब्रीदिंग का जो आपकी डेफिनेशन थी वो क्या थी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो आपकी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका क्या चलता रहता है? इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। इसको पूरा क्लियर किया था। इसी से रिलेटेड आपका मोड ऑफ रेस्पिरेशन आया या टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हैज़ टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक। अभी मैं यहाँ पढ़ूँगी एरोबिक, देन आपको बाद में पढ़ाऊँगी एनारोबिक, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, घबराइए नहीं कि ये सब क्या होता है। जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनको भी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, और कभी भी इस रिएक्शन को, यानी कि एरोबिक की प्रोसेस को कभी नहीं भूलेंगे कि एरोबिक की रेस्पिरेशन कहाँ कंप्लीट होती है, कैसे होती है। ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, बट आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि अंत में ही आपकी जादू की छड़ी है। जब घूमेगी तभी आपको समझ में आएगा। तो सब्र करने से और कूल माइंड जब आप करके पढ़ते हो तो हर एक चीज़ को क्लियर समझ जाते हो, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। अभी जैसे बताया टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाम से पता चल रहा है, देखिए लिखा हुआ है एयर, एरो यानी कि एयर, और एयर हमारी क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसलिए देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन एनारोबिक में यानी कि एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसको अभी मैं बाद में क्लियर करूँगी, पहले हम पहले पॉइंट को क्लियर करते हैं। चलिए आते हैं। फर्स्ट आपका पॉइंट है एरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हैं सेलुलर, क्लियर करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही आपका रामबाण है इस एरोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। देखिए आपको ये रेड कलर का गोला दिख रहा है, ये रेड कलर का गोला एक्चुअली में है क्या? ये आपकी सेल है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे सेल लिखा हुआ है ना। सेल के अंदर आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का पॉइंट दिख रहा होगा, इसको मैंने डिनोट किया है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और ये जो आपको ब्लू कलर के बीड्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में बीड्स नहीं हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं उनका ब्रेकडाउन सेल के अंदर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? साइटोप्लाज्म में जा रहा है,
साइटोप्लाज्म में घुस गया, एंटर कर गया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे होगी ग्लाइकोलिसिस यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं तो हमने कि जैसा कि बताया ग्लूकोज एंटर कर गया और इसका फॉर्मूला ये हमने लिख दिया कि C6H12O6। ठीक, अब ये चेंज हो गया 3 पायरुविक एसिड में, इसका ब्रेकडाउन हो गया 3 कार्बन ऑफ पायरुविक एसिड में। ये भी सेल ही है, अभी सेल के ही अंदर सारी प्रोसेस चल रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। जब 3 पायरुविक एसिड, अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है प्रॉपरली, तो हमने सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे नहीं बनाया है। ठीक है, या फिर मान लीजिए मैं यहाँ बना भी देती हूँ, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, सपोज दैट ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब आगे चलते हैं, जब आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो क्या होगा, तो ये जो 3 पायरुविक एसिड बना है, 3 कार्बन ऑफ पायरुविक एसिड, ये आपका जाएगा ऑक्सीजन की हेल्प से किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्यों गया, और भी तो सेल ऑर्गेनेल्स थे, राइबोसोम था, सब चीज़ थे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द क्या कहते हैं, यस हाउस कहते हैं। पहले से पता है क्योंकि 9th में ये सब पढ़ाया जा चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर ऑफ द हाउस। इसमें ये आपका ऊर्जा गृह है, इसके अंदर एनर्जी सेव्ड होती है। ठीक है, तो जब भी 3 पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की सहायता से, हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी तो ये ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद जो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड 3 ATP मॉलिक्यूल, जिसमें से हम H2O एंड 3 ATP मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे समय समय पर, एंड CO2 गो आउटसाइड द बॉडी के बाहर चला जाएगा। आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ इसका नोट ज़रूर बना लीजिएगा, एरोबिक और एनारोबिक का। एनारोबिक का भी मैं बता रही हूँ उसको भी। ठीक है, और अगर ऐसी दिक्कत हो रही हो तो आप डिफ्रेंशिएशन करके भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी आगे मैं और भी एनारोबिक के बाद में और बताऊँगी कि इन ईस्ट में भी होता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में, जो कि आपकी बुक में पूरा दिया होगा। इसका ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन का है वो 3 फॉर्म में दिया होगा, इसमें एथेनॉल वगैरह बन रहा होगा ना, तो वो पॉइंट भी अभी मैं क्लियर करूँगी जब एनारोबिक पढ़ा लूँगी उसके बाद। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपनी कॉपी में नोट्स ज़रूर बनाइएगा। आपके स्कूल में बनता है बनाइए इसको, एंड आप अपने लिए नोट्स बनाइए, अपने समझने के लिए, ना कि किसी के चेक कराने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप इसको रिवीजन करेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि क्या पढ़ाया गया था। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं अभी इसी के बाद में ही तुरंत आपको, हम पढ़ते हैं अब एनारोबिक रेस्पिरेशन। आते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका क्या होता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एनारोबिक का मीन्स ऑक्सीजन के एब्सेंट में। देखिए इसमें भी वही पॉइंट लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें से समथिंग थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है। जैसे इसमें भी सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, यानी कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगा, दैट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये पॉइंट आप नोट करिएगा कि यहाँ पे एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है। एंड देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मीन्स ग्लूकोज, एंड लेटेंट एनर्जी इज रिलीज्ड। उसमें मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती थी। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता था वो मैक्सिमम होता था, यानी कि कंप्लीट होता था, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती थी। अभी आपको ये स्टोरी मैं बताऊंगी, इससे आपको ये पूरी क्लियर हो जाएगा पॉइंट। इसमें देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज हो रहा है, वहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स थे, 38 मॉलिक्यूल्स थे। फॉर ब्रेकडाउन ऑफ एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट आपका इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका कोई भी रोल नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड लेस एनर्जी रिलीज। अब आप ये सोच रहे होंगे जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसका ब्रेकडाउन कर क्यों रहे हैं हम।
है ना, क्योंकि हमारे पास तो एरोबिक रेस्पिरेशन है ही है, तो इसकी क्या ज़रूरत है, या फिर ये कहाँ से पॉइंट आ गया, ये टॉपिक कहाँ से आ गया, जब हमारे पास एरोबिक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हमें अच्छे से मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी भी मिल रही है, क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है। एक आप सपोज़ करिए कि मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ किसी स्कूल की, है ना, और वहाँ पर रेसिंग कराई गई। रेसिंग कराते टाइम हो सकता है कि वहाँ पे जो रेस कर रहे थे, जिन्होंने पार्टिसिपेंट थे, वो नहीं आए, मुझे ले लिया गया वहाँ पे। अब है वहाँ पे 800 मीटर की दौड़, और मेरी कितनी कैपेसिटी है उस टाइम की, हो सकता है 500 की कैपेसिटी हो, ठीक है, क्योंकि जितना हम दौड़ेंगे उतने ही हमारे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं वो ब्रेक डाउन होते रहेंगे और एनर्जी रिलीज़ होती रहेगी, है ना। जितनी हमारे पास स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा तो एनर्जी भी रिलीज़ होगी एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि अभी हम शांत खड़े हैं तो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन चल रही है, क्योंकि हम प्रॉपर ब्रीदिंग भी कर रहे हैं और हमारा रेस्पिरेशन भी चल रहा है। अब दौड़ते समय क्या होता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है। जब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाएगा तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो उसका ब्रेकडाउन बहुत फास्ट होने लगेगा, एनर्जी रिलीज़ होती रहेगी। मान लीजिए ये सब एरोबिक रेस्पिरेशन करते करते हम 500 मीटर तक पहुंच गए। अब हम भैया सोच लिए कि ऐसा है कि अब हम दौड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी अब निकल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं बचा। अब एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहा है अरे भाई अब ग्लूकोज नहीं है, मैं कहाँ से ब्रेक डाउन करूँ, कहाँ से एनर्जी रिलीज़ करूँ। तब उस समय आता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये है तो खोटा लेकिन बड़ा काम का है। खोटा कैसे है, ये करता इनकम्प्लीट काम है, अधूरा, लेकिन करता तो कुछ है ना से तो कुछ ही बेहतर। तो इसलिए जब ये ब्रेक डाउन होता है यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब होता है, तो हमारी बॉडी में 2 ATP मॉलिक्यूल रिलीज़ करता है, यानी कि कम मात्रा में एनर्जी रिलीज़ करता है। जब कम मात्रा में एनर्जी रिलीज़ करता है तो हम उसी को यूज़ कर करके हो सकता है 2 किलोमीटर की और रेस हम आगे बढ़ जाएं। ये कहने से अच्छा, वहाँ बेहोश होने से अच्छा तो हम इसकी ही एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं। फिर आगे आता है जब हम दौड़ हमारी ख़त्म हो गई, हम मान लीजिए 700 जीत नहीं सके, 700 पे पहुंच गए, ठीक है, तो 700 पे अगर पहुंच गए मान लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना, घर जाना है। घर गए, आप घर जाएंगे तो दौड़ के आए हैं तो क्या होगा, आप लूज़ फील करोगे कि हमारे पास कुछ भी एनर्जी नहीं है, और दूसरी बात आप फील करोगे कि आपकी बॉडी एकदम क्या हो गई है, टाइट हो गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है। अब वो कैसे होता है उसकी कहानी अब यहाँ सुनिए, ठीक है। अभी तक की मैंने ये पॉइंट बताया, देखिए जैसे पूरा आपका होता था एरोबिक में, यहाँ पर भी ग्लाइकोलिसिस होगी लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी, ठीक है। ब्रेक डाउन होगा 3 पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे जब आपका फिर से ब्रेक डाउन होगा पर माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा, फिर से ही वो साइटोप्लाज्म में ही होगा, इन साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल्स। जो मसल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है उनमें होगा, साइटोप्लाज्म में ही होगा, लेकिन मसल सेल्स की साइटोप्लाज्म में होगा। इसको आप देख रहे हैं ना, ये साइटोप्लाज्म में ये भी होगा लेकिन मसल सेल्स के, जब मसल सेल्स के इसमें साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP, ये भी 3 कार्बन का ही होगा। लैक्टिक एसिड जो है आपका वो भी 3 कार्बन का होगा। अब आप ये सोच रहे होगे मैम ये तो ब्रेक डाउन होता है हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन का होता है, राइट, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है ना, C6H12O6, जिनको याद हो गया है, वेरी गुड। अब इनका ब्रेक डाउन हुआ 3 कार्बन
लेकिन जब यहाँ से यहाँ ब्रेक डाउन होता है तो उतने ही कार्बन दिख रहे हैं। जी हाँ, इसमें ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, कार्बन को हम नहीं तोड़ पाए जस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन। बिल्कुल, आपके ऑक्सीजन की एब्सेंस है, इसलिए ये कार्बन को नहीं तोड़ सका। तो लैक्टिक एसिड में कैसे चेंज हुआ? क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, क्योंकि हमने इनके बॉन्ड को तोड़ा है। जो इनके बीच बॉन्ड था, आपके पायरुविक एसिड के जो केमिकल फॉर्मूला था, जो कार्बन के बीच में बॉन्ड था, उस बॉन्ड को तोड़ा है। बॉन्ड को तोड़ने के बाद ये लैक्टिक एसिड में चेंज हो गए हैं, लेकिन इनका कार्बन मॉलिक्यूल चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ बॉन्ड टूटा है। बॉन्ड के तोड़ने से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो है 2 ATP, ठीक है। और लैक्टिक एसिड, अब हमने बताया भी कि दौड़ने पर हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ATP यूज़ हुई वो हमने यूज़ कर ली। लेकिन यहाँ पे तो प्रोडक्ट दो तरीके के हैं, आपको ये दिख रहे होंगे। जो ये प्रोडक्ट दिख रहा है वो 2 टाइप का है ना, एक तो आपका लैक्टिक एसिड है, दिख रहा है, लैक्टिक एसिड है, और ATP है। मान लीजिए हमने ATP कह दिया, हमने यूज़ कर लिया यूज़ ना, तो बचा कौन? लैक्टिक एसिड। लेकिन ये भी तो कहीं यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा? वो यूज़ होगा आपके पेन में। कैसे? इसका डिपोजिशन हो जाता है आपकी मसल सेल्स के अंदर। जब डिपोजिशन हो जाता है तो आपकी मसल सेल्स को टाइट कर देता है, और वही आपका पेन का रीज़न होता है, ठीक है। जब आप दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो उसके बाद आपकी मसल्स पेन करती हैं, तो रीज़न डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड होता है। यही एक कारण है जो आपकी मसल पेन करती हैं। एक बार हम फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे आपका रह गया है, ठीक है। जैसे देखिए मैंने ये लाइन आपकी क्लियर की, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका कोई रोल नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट है। इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन करता है, अच्छा इनकम्प्लीट करता है, देख रहे हैं आप, क्योंकि ये 3 है तो ये भी 3 कार्बन है, पूरा ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। मिनिमम एनर्जी ही रिलीज़ हुई है। ज़्यादा वहाँ पे कितनी मैंने ATP थी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने पहले वीडियो में, यानी कि इसके पहले जो अभी पढ़ाया उसमें भी पूछा है मैंने, ठीक है, तो उसमें भी बताइएगा। और प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होगा। किसका? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को हम ग्लूकोज ही कहते हैं, ठीक है। तो होपफुली, और देखिए मैंने लिख दिया है लैक्टिक एसिड इज़ द रीज़न ऑफ मसल पेन, क्योंकि ये मसल पेन में इसका डिपोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिपोजिशन हो जाता है। और यही लैक्टिक एसिड के पेन का, लैक्टिक एसिड ही पेन का क्या होता है? जो आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन भी फिनिश कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो भी पूरा आपको दोनों बताया था, कुछ अलग अलग तरीके से बताया था ना, अलग अलग रिएक्शंस लिख करके। अब मैंने इसको एक जगह पे लिख दी है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे, एक साथ समझ लेते हैं, ठीक है। 2 तत्व आपको क्लियर हो गए होंगे, एरोबिक एंड एनारोबिक। फिर से एक लीनियर आपका रिविजन ले लेते हैं कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोलिसिस हो रही है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उसमें क्या होता है? पायरुविक एसिड का, पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होता है, जो कि वो 3 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल होता है। अब आपकी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कहाँ हो रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये जो हो रहा है इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा? CO2 + H2O